नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है जब बहू ने बूढ़े ससुर को 24 घंटे भूखे रखा और लगाया चोरी का आरोप। बूढ़े ससुर ने लिया फैसला। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा दिन कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। कम से कम इतना तो काम कर लिया करो कि खाते वक्त यह न लगे कि मैं हराम का खा रहा हूँ। दिनेश जी की बहू ने उनके हाथों से रोटी छीनते हुए कहा, पहले वह बर्तन साफ करो, उसके बाद कुछ खाना। दिनेश जी उसकी तरफ नम आँखों से देखते हुए बोले, बेटा, मैंने कल रात भी कुछ नहीं खाया था। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए बहुत भूख लग रही है। थोड़ा कुछ खा लूँ, फिर सारा काम कर दूंगा। तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाई, बताती रहना? मैं क्या पूरे दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहूंगी घर में? आंखें दी है ना भगवान ने, खुद देख सकते हो क्या क्या काम पड़ा हुआ है। पहले सारा काम खत्म करना, फिर कुछ खाने का सोचना। इतना कहकर अपने कमरे से पर्स और पैसे लेकर वह घर से बड़बड़ाते हुए निकली। पूरा दिन कुछ करना धरना तो है नहीं, और खाने के नाम पर देखो हर टाइम तैयार। रोहिणी के जाने के बाद दिनेश जी ने घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन साफ करके उन्होंने कपड़े भिगो दिए। भूख इतनी जोरों से लगी थी कि रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, बहू जब तक आएगी सब काम हो ही जाएगा। मैं कह दूंगा पहले काम किया था, फिर कुछ खाया हूँ। यह सोचकर वह कपड़े भिगो कर ही किचन में गए। देखा तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। वही रोटी जो उसके हाथ से छीनी थी, वह भी कुत्ते के सामने डालकर चली गई। दिनेश जी को भूख भी तेज लगी थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्हें खाने को बिस्कुट रखे दिखे। 1-2 बिस्कुट रखे थे बंधे हुए। उन्होंने निकाल कर देखा तो वह पूरी तरह सीलन पड़े हुए थे और कुछ बदबू भी आ रही थी, पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने वे दोनों बिस्कुट खा लिए और पानी पीकर घर के काम करने लगे। घर के सारे काम निपटाते हुए बस कपड़ों को सुखाकर अंदर कमरे में जाकर बैठे ही थे कि उनकी बहू तमतमाती हुई आई और अपने ससुर जी पर बरस पड़ी। हराम का खाते खाते चोरी की भी आदत हो गई है। दिनेश जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बहू से कहा, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? चोरी? और मैं? आहा, देखो तो जरा, मेरे पैसे चुराकर कितना सीधा बन रहा है। रुक बूढ़े, आज तुझे बताती हूँ, जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा ना। दिनेश जी ने डरते हुए कहा, पर बहू, मैंने किया क्या है? कौन से पैसे? इतने में उनकी बहू झुंझलाई, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं। पूरे 500 रुपये थे। अगर मुझे पैसे वापस नहीं दिया तो खाने को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अपनी बात कहकर वह अपने कमरे में चली गई और दिनेश जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर बैठे तो सामने अपनी पत्नी को तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाए। वह पुरानी यादों में खोए हुए और अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह तस्वीर को निहारते हुए बोले, सुमित्रा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? किसके सहारे जीऊं मैं? मेरे जीने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। काश ईश्वर मुझे भी तुम्हारे पास बुला ले। इतना कहकर दिनेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने में लगे रोते रोते ही सो गए। जब उनकी आंखें खुली तब तक शाम हो चुकी थी। दिनेश जी ने देखा अभी तक बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था। उन्हें खाना खाए 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। वह बाहर बरामदे में आए तो देखा बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। कहा, जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगी।
उन्होंने कहा कि बहू, वह पैसे मैं नहीं लिए, पर उसने एक न सुनी और वहाँ से चली गई। वह कभी कभी सोचते कि मैं यह सब अनमोल अपने बेटे को बता ही देता हूँ। फिर सोचते अगर अनमोल को यह सब पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। यही सोच कर रुक जाते कि मेरा क्या है, कुछ दिन का हूँ, क्या पता ईश्वर कब पास बुला ले। फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टूटने का कारण कैसे बन सकता हूँ। रात होते ही बेटा आया, अपने पिता को देखकर बोला, पापा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? आप इतने कमज़ोर लग रहे हैं और आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। एकदम वह बोले, बेटा वह मैं कल रात से इतने में बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए? हाँ पापा जी की चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। भूख के कारण अपने बेटे से कुछ ना कह सके, बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ खाना खाकर आराम करो, मैं भी सोने जाता हूँ। बेटा कुछ सोचता इससे पहले ही वह बोली, आप हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। अनमोल हाथ धोकर आया और जैसे खाना खाने बैठा उसने कहा, सुनो पापा की तबीयत खराब है क्या? वह बोली, नहीं तो, शाम को ही पार्क से आए, बच्चों के साथ थोड़ी भाग दौड़ कर ली होगी इसलिए थक गए होंगे। पापा ने खाना खाया? वह गला खरसते हुए बोली, हाँ शाम को खाकर ही बाहर गए थे, अब वह खा पीकर आराम से सो गए। उधर दिनेश जी का भूख से बुरा हाल था। तब याद आया कि उनकी पत्नी गरीब बच्चों की कहानी अनमोल से सुनती थी, जिनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, तो वह बच्चे पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते थे। इससे उन्हें भूख की तड़प नहीं होती थी। दिनेश जी ने अपना अंगोछा भिगोकर पेट से बांधा और देर रात करवटें बदलते बदलते सो गए। सुबह जागे तो उनसे उठा ना गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहु चक्कर आ रहे थे, फिर भी वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठे और झाड़ू बर्तन करने लगे। अनमोल को आज किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए जल्दी उठ गया। वह दिनेश जी को काम करते देख बोला, पापा आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप छोड़िए, रोहिणी है ना, वह सब कर लेगी। अनमोल के सामने वह कुछ कह नहीं सकती थी, तो वह बोली, हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। फिर दिनेश जी के पास आकर बोली, बहू दिखावा कर रहा है, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी, लगता है आज भी भूखा ही मरना है। इतने में अनमोल बोला, अच्छा सुनो, मेरे पास से 500 रुपये ले लेना, कल मुझे ज़रूरत थी इसीलिए ले लिए थे। दिनेश जी ने भी सब सुन लिया और कहा, देखा बहू, मैंने कहा था ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वह अपनी गलती पर पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ, अभी खा लेना, जितना ठूसना हो ठूस लेना। एक दिन में ही जैसे प्राण निकल गए। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को केवल अपने बेटे की खातिर जिए जा रहे थे, पर अब धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। बहू ने रोटी बनाई तो अनमोल ने कहा, पापा आप भी नाश्ता कर लीजिए, रोहिणी ने बड़े टेस्टी पराठे बनाई है। दिनेश जी की तरफ रोहिणी ने घूर कर देखा तो दिनेश जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अनमोल ने कहा, पापा आप वहीं क्यों रुक गए, आइए ना। वह बोले, नहीं बेटा, तुम्हें तो ऑफिस जाना है, मेरा क्या है, घर पर ही तो रहना है, बाद में खा लूँगा। अनमोल जीद की तो वह बैठ गए और नाश्ता करने लगे। अनमोल को देर हो रही थी तो लंच पैक करवा कर निकल गया। दिनेश जी के सामने रखी थी प्लेट से पराठे उठाकर रात की बची हुई रोटी रखते हुए बोली, इन्हें खा लो, इतना नहीं है कि कचरे में डालूं, इससे अच्छा है तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वह चली गई और दिनेश जी आंखों में आंसू और दिल पर बोझ लिए बैठे रहे। अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वह रोटी उठाई और एक कागज में उन रोटियों को लपेटकर वह कमरे में चले गए। उधर रोहिणी को कोई होश ही नहीं था।
वह मज़े से अपनी पड़ोसन के साथ किटी पार्टी में चली गई। जब वह वापस आई तब तक दिनेश जी घर छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी पत्नी की तस्वीर ली और घर से निकल गए। रोहिणी आते ही घर गंदा देख चिल्लाने लगी, कहाँ मर गया बुढ़े, घर का जरा सा काम बोल दो, वह भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उसने घर में देखा और घर में भी उसे कोई नहीं दिखा। वह कहने लगी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि बिना बताए ही चला गया। आने दो, इसे आज इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अनमोल के वापस घर आने का समय हो गया था, लेकिन अभी तक दिनेश जी का कुछ पता नहीं था। अब रोहिणी को डर लग रहा था। डर इस बात से था कि अगर अनमोल के आने से पहले दिनेश जी का पता नहीं चला तो अनमोल उससे पूछेगा, क्यों, उसके पिताजी कहाँ हैं, तो वह क्या जवाब देगी। जब वह कहेगा कि उसके पिता कहाँ चले गए और क्यों चले गए, आखिर उन्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी। अब अनमोल किसी भी समय घर आने वाला था, लेकिन दिनेश जी घर में थे ही नहीं और वह घर में आते ही सबसे पहले अपने पिता से मिलने उनके कमरे में जाता है। रोहिणी को यह बात अच्छे से पता थी, जिसके कारण उसका मन और ज़्यादा घबरा रहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रोहिणी सोच रही थी। अनमोल ऑफिस से आते ही अपने पिता से मिलना चाहता था। जब वह उसे बरामदे में नहीं मिले तो वह उनके कमरे में गया, लेकिन दिनेश जी वहाँ भी नहीं थे। अब वह रोहिणी से पूछता है, रोहिणी, पापा कहाँ गए हैं? वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, पर आज कहाँ गए? रोहिणी थोड़ी देर चुप रही। अनमोल ने फिर पूछा, रोहिणी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पापा कहाँ हैं? रोहिणी डरते डरते बोली, मुझे नहीं पता कि पापा कहाँ हैं। अनमोल रोहिणी की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब? वो मैं आज पड़ोस वाली रागिनी दीदी के साथ किटी पार्टी में गई थी। अनमोल गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या कहा? तुम और वह भी किटी पार्टी? रोहिणी, एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी दिनेश जी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पड़ोसियों को दिनेश जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे चुप ना रहा गया। उन्होंने अनमोल को बताया कि रोहिणी किस तरह से अपने बूढ़े ससुर पर अत्याचार करती है, जैसे उनसे घर का सारा काम करवाती है और उसके जाने के बाद तो वह उन्हें कितनी गालियां भी सुनाती है। और तो और कभी कभी तो पेट पर कपड़ा बांध कर सोते हैं। यह सब सुनकर तो जैसे अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रहते उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी उसके पिताजी पर इतना अत्याचार करती रही और उसे भनक तक नहीं लगी। यह सब बातें सोचते सोचते वह अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे उसके पिता आसपास कहीं नहीं मिले तो उसने सोचा कि अगर पापा वापस गांव जा रहे होंगे या तो रेलवे स्टेशन पर होंगे या फिर बस स्टेशन पर। वह रेलवे स्टेशन गया पर वहां उसे कोई नहीं मिला। तब तुरंत उसने अपनी गाड़ी बस स्टेशन की तरफ घुमा दी। गाड़ी से उतरते ही वह दौड़ता हुआ बस स्टेशन में गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र वहीं बेंच पर बैठे दिनेश जी पर पड़ी, जो कि अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहीं रात की रोटियां खा रहे थे, जो उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, जिन्हें चबाने में ऐसा लगता था जैसे सारे दांत बाहर गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान कागज भी चबा ले। यह तो फिर भी रात की रोटी थी।
उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अनमोल ने उन्हें देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें गले लगा कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया है पापा। वह रोते रोते बोला, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों पापा, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? दिनेश जी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं अपने बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहता था। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनमोल ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, पापा घर चलिए। दिनेश जी, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता। अनमोल किसी तरह अपने पिता को समझाकर घर लेकर पहुँचा, जहाँ सामने ही रोहिणी खड़ी थी, जिसके जुल्मों का आज अंत हो चुका था। अनमोल ने जैसे ही रोहिणी को देखा, उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया और वह तेजी से रोहिणी के पास जाकर रुका, 3-4 थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मेरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे बस इतना ही तो कहा था कि मेरे पापा का ध्यान रखना, पर तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। रोहिणी उसके पैरों में गिर गई, रोने गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दो अनमोल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अनमोल ने उसे पैरों से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। दिनेश जी ने बहुत कोशिश की, अनमोल को समझाया। वह बोला, देख बेशर्म देख, इसे कहते हैं प्यार। जो तेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरे पापा तेरे साथ बुरा होते नहीं देख पा रहे, और तुम मुझसे प्यार का दावा करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे पापा, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, तू उनसे इतनी नफरत नहीं करती। रोहिणी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पापा आप समझाओ ना अनमोल को, आज के बाद मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दिनेश जी ने रोहिणी को उठाते हुए अनमोल को समझाया, बेटा घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। माफ़ कर दो इसे, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अनमोल ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। दिनेश जी ने रोहिणी को घर के अंदर बुलाया और कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर वह भी अपने कमरे में चले गए। जैसे ही सुबह हुई, उठते ही अनमोल ने देखा बरामदे में उसके पापा बैठे हैं और चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं। वह उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर अब वह लंच के समय में भी घर आया, यह देखने कि उसके पापा सही तो है ना, और दोपहर में देखा कि रोहिणी दिनेश जी के सिर में तेल की चंपी कर रही है। अब वह बदल चुकी थी। दिनेश जी की दवाई, गोली, कपड़े, खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान रखती है। धीरे धीरे अनमोल ने भी उसके बदले हुए बर्ताव को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की पारिवारिक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।